अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच अब सबके प्यार भरे फीडबैक का और मोहब्बतों का पैगाम। लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन। मोहब्बतों को बढ़ाना है, नफ़रतों को ख़त्म करना है और इसमें आपने मेरा साथ देना है। अपने किरदार को हमने इतना मजबूत करना है, इतना ज़बरदस्त करना है कि लोग इस MMTV की फैमिली जितनी भी हम लोग बन चुके हैं, हमारी मोहब्बत, हमारे प्यार से, हमारे लफ्ज़ों से, हमारे खलूस से, हमारे इखलास से, वो भी बोलने पे मजबूर हो जाएं, लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, नाम है इनका, जिन्होंने मुझे कहानी भेजी है, कामरान। इस वक्त तो ये कराची में रहते हैं। ताल्लुक़ इनका सक्खर से है। तकरीबन 2000 या 2002 में वो कहते हैं हम कराची आ गए थे। 20-22 साल हमें कराची में आए हुए हो चुके हैं। इंसान जहाँ रहता है वहाँ की यादें कभी भी उसको नहीं भूलती। वो कहते हैं बहुत सी वहाँ पे यादें हैं, बहुत सी बातें हैं, लेकिन वहाँ का एक ऐसा वाक़या है जो मैं आज तक, कामरान कहते हैं, भुला नहीं सका। आज भी याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, मैं इनकी कहानी पढ़ रहा था तो मुझे खुद बचपन का एक अपना वाक़या याद आ गया। मैं बहुत डर गया था। कोशिश करूंगा इसी कहानी के एंड में अपना वो वाक़या भी आपके साथ शेयर करूं। कामरान कहते हैं ये उस वक्त की बात है जब मोबाइल वगैरह नहीं थे और वही लफ्ज़ उन्होंने कहा, मोहब्बतों का सिलसिला था, प्यार का सिलसिला था, एक दूसरे से इख्तलाफ भी होता था, इख्तलाफ राय भी होता था, लेकिन नफ़रतें नहीं थी। आज की तरह माहौल नहीं था। वो कहता है वहीं पे हमारा एक दोस्त था, हम चंद दोस्त थे, उनमें से हमारा एक दोस्त था जिसका नाम था आसिफ। आसिफ अपने माँ बाप की अकलौती औलाद था। ना कोई बहन थी, ना कोई भाई, सिर्फ अल्लाह ने उनको एक बेटा ही दिया था जिसका नाम उन्होंने आसिफ रखा था। आसिफ जिस घर में रहता था, ये एक ऐसा घर था जिसमें आसिफ का बाप अपनी फैमिली के साथ रहता था और आसिफ का चाचा भी अपनी फैमिली के साथ इसी घर में ही रहता था। और लोकेशन उन्होंने कहा है, मुझे बताया नहीं, इसलिए मैं जेन्युइन ही बताने जा रहा हूँ। भवन शाह कॉलोनी जो सक्खर में उस वक्त थी, अब है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन सक्खर की भवन शाह कॉलोनी जहाँ पे कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने इनका घर था। पहले आसिफ के बाप और चचा में बहुत प्यार था, लेकिन वक्त के साथ साथ जब औलाद आ जाती है तो ज़्यादातर ख़वातीन ही होती हैं जिनकी आपस में नहीं बन सकती। मर्द एक दूसरे से निभा कर जाते हैं। मेरी बात को कोई बुरा भी ना माने, लेकिन ये सच्चाई है, तल्ख़ हकीकत है। खातून ही खातून को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा हुआ कि इस घर के अंदर दीवार दे दी गई और जिस घर में दो फैमिलियां आमने सामने रहती थी, अब उसके बीच में जिस दिन दीवार आ रही थी तो दोनों भाई, आसिफ का बाप और आसिफ का चचा जो असल में भाई थे, वो दोनों दुखी थे कि ये नहीं होना चाहिए था। औरतों की वजह से मजबूरन वो दीवार दे रहे थे, लड़ाई झगड़े से बचने के लिए ऐसा कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश नहीं थे। वक्त गुजरा, आसिफ बड़ा हुआ, इस अंदाज में बड़ा हुआ कि उसने होश संभाला तो अंदाजा हुआ घर में कमाने वाला बाप जो कुछ घर में कमा के लाया वो बहुत कम था, लेकिन हक हिलाल का था। बाप बहुत ही नेक परहेजगार था, 5 वक्त का नमाजी था, तहज्जुद तक पढ़ता था। चाचा रक्षा चलाता था और बाप टॉफियाँ और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, खिलौने जो बच्चों के लिए गलियों में जाके बेचते हैं, वो जाके बेचता, हक लाल कमा के लाता और घर का खर्चा चलाता। आसिफ ने वक्त से पहले ही जिम्मेदारी उठा ली कि अब मैं जवान हो गया हूँ, मुझे घर के खर्चे को चलाना है। और वहीं पे एक
बल्ब बनाने वाली एक फैक्ट्री थी, जो बल्ब बनाते थे, वहीं पे उसको फौरी नौकरी मिल गई। सुबह 8 बजे वो नौकरी पे जाता और शाम को 5 बजे वापस आ जाता। फिर हम लोग दोस्त इकट्ठे बैठते, गपशप करते। आसिफ बहुत ही बहादुर था। उनके घर के सामने एक कब्रिस्तान भी था। ऐसा होता कि आसिफ अक्सर उस कब्रिस्तान में रात को भी चला जाता और हम उसको कहते, यार तुझे डर नहीं लगता? वो कहता, किस चीज का डर? हम कहते, भाई हमने सुन रखा है कब्रिस्तान में जिन होते हैं, कब्रिस्तान में भूत होते हैं। वो कहता है, यार मैं तो तुम्हारे सामने हूं, कितनी कितनी देर फिरता रहता हूं। मैं तो अक्सर जब मैं गर्मियां होती हैं, तुम लोग नहीं आए होते या चले जाते हो, मेरा दिल उदास होता है, तो मैं कब्रिस्तान में जाके बैठ जाता हूं। मुझे तो कभी कोई जिन भूत नजर नहीं आया, मेरे दिल में कोई जिन भूत का खौफ भी नहीं है। और कई दफा ऐसा हुआ है, ऐसे ही मेरा, क्योंकि घर के बिल्कुल सामने है, पार्क होता तो शायद मैं पार्क में जाके बैठता, तो क्योंकि घर के सामने था ही कब्रिस्तान और मैं छोटा था, तो अक्सर मेरा खेलना कूदना उसी कब्रिस्तान में होता था। मगरिब की अंधेरा फैल जाता तो मैं अंधेरे में भी वहीं खेलता था। सिवाय उन कब्रों के अंदर सोए हुए मुर्दे जिनको मैं देख नहीं सकता, और तो वहां पे कुछ भी नहीं है। हाँ, खामोशी है। दरख्तों पे परिंदे भी तब तक बोलते हैं जब तक अंधेरा घुप नहीं हो जाता। जैसे ही अंधेरा ज्यादा बढ़ता जाता है तो परिंदे भी खामोश हो जाते हैं। मैंने बड़ा खूबसूरत अपनी जिंदगी में ये मंजर मैंने देखा है। कई जगहों पे कुछ दरख्त ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा शाम के टाइम में, अभी लाइट जा रही होती है, सूरज की रोशनी जा रही होती है और अंधेरा फैल रहा होता है, अभी फैला नहीं होता, तो उस दरख्त के ऊपर चिड़ियों का इतना शोर होता है, इतना शोर होता है, लगता है जैसे कोई 500, 1000 या 5000 चिड़ियां बोल रही हैं। मैंने कई दफा उस दरख्त के नीचे खड़े होकर उन आवाजों को सुनने की कोशिश की, ये क्या कह रही हैं। वो एक आवाज नहीं थी, कई आवाजें थी। मैं उनकी बोली को नहीं समझ सकता, फिर भी मैं इस तरह का हूं, या आज मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं फिर भी सुनता था ये क्या कह रही होंगी। चिड़िया बोली जा रही हैं, क्या छुट्टी करके आई हैं, क्या काम करके आई हैं, क्या अपना दाना चुग आई हैं, क्या एक दूसरे को सारे दिन की रवादा सुना रही हैं, क्या कह रही हैं, लड़ाई कर रही हैं। लेकिन ये लड़ती तो नहीं है, मैंने चिड़िया को कभी लड़ते हुए नहीं देखा, बहुत कम देखा है। तो फिर ये लड़ नहीं रही होंगी, फिर ये क्या बोल रही हैं कि सब की सब बोल रही हैं? क्या इनमें से कोई सुन भी रही है? या हो सकता है मैं जिस अंदाजा लगा सकता था, जिस रिजल्ट पे पहुंचता था, वो ये होता था कि अब ये सोने जा रही हैं, सोने से पहले कोई दुआया कलमात कहने जा रही हैं, कोई अल्लाह का शुक्र अदा करने जा रही हैं। वो परिंदा क्या सोचता है, क्या बोलता है, उसकी चूं चूं के अंदर क्या जिक्र है अल्लाह का, क्या कलाम पढ़ती हैं, क्या जिक्र करती हैं, क्या शुक्र अदा करती हैं। मैं इस नतीजे पे पहुंचा, ये आपस में नहीं बोल रही। अगर आपस में बोल रही होती तो कोई सुन भी रही होती। सब बोल रही हैं तो कोई शुक्र ही अदा कर रही हैं, कोई ऐसा मिल के कह रही हैं जो सिर्फ यही बेहतर जानती हैं। खैर, वो कहता है रात को परिंदे भी जब खामोश हो जाते, हर तरफ उस शहरे खामोशां जिसका नाम कब्रिस्तान है, खामोशी होती, तो मैं वहां पे फिर भी फिरता रहता, बैठ जाता, खेलता। मुझे कभी डर नहीं लगा और हम दोस्त हैरान होते थे, वाकई यार आसिफ बहुत ही बहादुर है। 5 बजे वो वापस आ जाता, फ्रेश होके घर से आता, तो हम लोग दोस्त रात को बैठते, गप्पे शप्पे मारते और फिर अपने अपने घरों को सोने चले जाते। वक्त इसी तरह गुजरता रहा कि कमाते कमाते आसिफ इस उम्र को हो गया कि माँ बाप को फिक्र होने लगी कि आसिफ की शादी कर दी जाए। कमा तो वो काफ़ी अरसे से रहा था, खर्चा उठा पा रहा था, घर के अंदर इतनी खुशहाली थी कि वो जो कुछ भी कमा के लाता, उसकी जो तनख्वाह आती थी उस बल्ब वाली फैक्ट्री से, तो इतनी होती कि माँ बाप और आसिफ तीनों अच्छा गुजारा कर लेते, खुदा का शुक्र बजा लाते, किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत ज़िंदगी की हर चीज़ मुहैया हो जाती थी। शादी भी आखिरकार जो उनकी इस्तात थी, कुव्वत थी, उस हिसाब से आसिफ की शादी भी कर दी गई। आसिफ की शादी होने जा रही थी, वो कहते हैं, हम दोस्तों को आज भी याद है, वो बहुत खुश था।
हम दोस्तों में से सबसे पहले आसिफ की शादी होने जा रही थी और हम उसको छेड़ रहे थे, तो वो कहता था यार तुम्हारी भी हो जाएगी, जेलस क्यों होते हो, मुझे पता है तुम लोग मुझसे जेलस हो रही हो, तुम लोगों की नहीं हुई ना, पहले मेरी हो रही है। तो हम आपस में इस तरह की शरारतें करते, उसको कहते हैं हाँ हाँ देख लेंगे तेरा भी क्या होता है, बड़ा आया शादी करने वाला, कर तो सही ना, हम देखेंगे तू रोता कैसे है। और वो कहता है चलो चलो तुम लोग मुझसे जेलस होते हो। और आखिरकार वो दूल्हा बना और उसी रात अपने घर एक और फर्द को लेके आया जो अब उसकी बीवी थी। घर में एक बहू आ गई थी, आसिफ की बीवी आ गई थी। शादी के शुरू शुरू के दिन बहुत ही अच्छे गुजरे, वो बहुत खुश था, हमारे पास भी कम आता था, अपनी बीवी को ज़्यादा टाइम दे रहा था, वो अपना वक्त बीवी के साथ गुजारता, उसको बाहर घुमाने के लिए ले जाता। और अक्सर हम दोस्त उसको देखते तो हमें दूर से हाथ यूं हिला देता, जैसे हमें कह रहा हो जलो जलो जेलस हो तुम लोग, सड़ रहे हो ना, जेलस हो रहे हो ना, देखो मैं कितना खुश हूं अपनी बीवी के साथ। हम लोग भी दोस्त अंदर से बहुत खुश होते, जानता वो भी था कि ये दोस्त मुझसे प्यार करते हैं, जेलस नहीं होते, मुझे तंग करते हैं और मैं इनको तंग करता हूं। वक्त इसी तरह गुजरा। अब आसिफ के चेहरे पे परेशानी नजर आने लगी। हम दोस्तों ने भी महसूस कर लिया कि क्या हुआ, आसिफ से पूछ ही बैठे क्या हुआ है, तुम परेशान नजर आ रहे हो। वो कहता है नहीं यार कोई बात नहीं। वो टालता रहा। 5 बजे अब भी वो वापस आ जाता था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता, शादी के दिन गुजर गए, शादी जो जो पुरानी होती है हमारे, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान, इन मुल्कों में जैसे जैसे शादी होती है तो जुनून सवार होता है मियाँ बीवी के दिमाग पे, घूमना फिरना, हम लोग भी शादीशुदा हो गए और कुछ ही 2-3 महीनों के बाद जुनून उतर जाता है और फिर आवाज़ार से होने शुरू हो जाती है। लेकिन वो खुश जो था वो अब परेशान था, आवाज़ार नहीं था। दोस्तों ने आखिरकार पूछा यार तुम बता ही दो क्या हुआ है। किसी दिन दोस्त ना आते तो वो अकेला कब्रिस्तान में जाके बैठ जाता। इसी तरह एक दिन दोस्त गुजरा तो उसने देखा आसिफ कब्रिस्तान से आ रहा है। उसने कहा यार तू अब तो शादीशुदा है, क्या हुआ है, क्या करने गया था तू यहाँ पे। उसने कहा यार तुम लोग नहीं आए, मैं इंतज़ार करता रहा तो मैं बोर हो रहा था, तो मैंने कहा ऐसे चक्कर ही लगा आता हूँ अपनी उस पुरानी जगह पे जहाँ पे अक्सर मैं बैठता था, घूमता था इस कब्रिस्तान में, वहाँ मैं चक्कर लगाने गया था। गर्मियों में तो ऐसा भी होता था, शदीद गर्मी हो रही है और लाइट चली गई है, सारे जाग रहे हैं, तो आसिफ कब्रिस्तान में भी चला जाता था, 2-2 बजे भी रात को जाता था। दोस्तों को बताता था कि मैं तो रात को 2 बजे भी गया था, गर्मी लग रही थी तो मैं वहाँ पे चला गया, चलो यार वहाँ पे दरख्त वगैरह हैं, कब्रिस्तान में अमूमन ज़्यादा दरख्त होते हैं और झाड़ियाँ छड़ियाँ होती है, तो इस हवाले से बंदा कहता है यार ज़रा हवा लगेगी वहाँ पे। तो वो 2-2 3-3 बजे भी कब्रिस्तान में 1-2-3 फिरता रहता। दोस्त हैरान होते थे कि सब दोस्तों में से बहादुर आसिफ था। जब उसने दोस्त ने पूछा क्या हुआ, तुम क्या करने गए थे कब्रिस्तान, कहता यार बस ऐसे ही दिल अजीब सा हो रहा था तो मैंने कहा चक्कर लगाऊं। अगले दिन दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया, आसिफ को बिठाएंगे, अब उससे लाजमी पूछेंगे बता यार मसला क्या है। आखिरकार उसको बिठा दिया गया, बता यार क्या मसला है। उसने कहा यार समझ नहीं आ रही, खर्चे बढ़ गए हैं, बीवी आ गई है, बहुत सारी चीज़ें मांगती हैं जो मैं पूरा नहीं कर पा रहा। वो मेरे माँ बाप थे कि बेचारे कभी कहते नहीं थे मुंह से, बस गुजारा कर लेते थे। आज एहसास हुआ है जितना मैं कमा रहा हूँ उसमें खर्चा पूरा नहीं होता था हम तीनों का भी। वो मेरी माँ ही थी, वो मेरा बाप ही था जिन्होंने कभी उफ तक नहीं की थी, गुजारा कर लेते थे। बीवी ने आके मुझे शीशा दिखा दिया कि ये बहुत कम रकम है जो तुम कमा के लाते हो, मुझे और चाहिए। और वो आसिफ को गलत इसलिए भी नहीं लगी कि वो कोई नाजायज़ फरमाइश नहीं कर रही थी, जायज़ ही फरमाइशें कर रही थी। महंगाई भी तो बढ़ती जा रही थी। दोस्तों ने कहा यार हौसला कर, अल्लाह ताला ये भी मसला हल कर देगा। वक्त और गुजरा, उसकी परेशानी और बढ़ती गई। तो एक दिन दोस्तों ने उसको बिठाया आसिफ को और कहा यार तुझे एक मशवरा क्यों ना दें। बोला बोलो यार, मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूं, इन पैसों में गुजारा नहीं हो रहा। तो दोस्त ने कहा तेरा चाचा रक्षा चलाता है, सुबह जाता है 5, 5:30, 6 बजे तक वापस आ जाता है, बहुत लेट होता है तो 6 बजे नहीं तो 5, 5:30 बजे तक आ जाता है। तो एक काम क्यों नहीं करता, तेरी 5 बजे ड्यूटी खत्म हो जाती है, जब तू घर आता है तो अपने चाचा का रक्षा ले और रक्षा चलाना शुरू कर दे, तेरी यहां से भी इनकम शुरू हो जाएगी, तेरे जो घर की जरूरियात पूरी नहीं हो रही वो जरूरियात पूरी हो जाएंगी। आसिफ ने कहा यार मशवरा तो अच्छा है, मैं इस पर सोचता हूं। मजीद सोचते सोचते उसने 5-10 दिन गुजार दिए और देखा कि टाइम ही उसको नहीं मिल पा रहा कि इस पे सोच सके या क्या। तो एक दिन दोस्तों के आके कहता है यार मैंने चाचा से बात कर ली है,
कल से मैं रक्षा चलाऊंगा, तुम लोगों के पास नहीं बैठ जाऊंगा, क्योंकि मैं इसलिए सोचते सोचते देर लगा दी कि मैं थका हुआ जब आता था तो तुम दोस्तों के साथ बैठ के गपशप करता था तो मेरी थकावट दूर हो जाती थी। और मैं सोच रहा था कि आऊंगा, आते ही घर चेंज करके जैसे ही रक्षा लेके निकल जाऊंगा तो मुझे तो वापसी पे लेट हो जाएगी, रात बज जाएंगे, तो इतना थका हुआ आऊंगा कि आते ही सो जाऊंगा, दोस्तों से कब मिलूंगा। तो दोस्तों ने कहा, यार मजबूरी है, हम तुझे परेशान भी नहीं देख सकते, हम भी तेरे बगैर उदास होंगे, लेकिन क्या करें, तुझे हम खुश देखना चाहते हैं, जा यार तू अपना रक्षा चला। चाचा से बात की, चाचा ने कहा चाबी पकड़ो और जाओ। चाचा ने उसको चाबी दे दी। आज उसका पहला दिन था रक्षे का। रक्षा चलाना उसको आता था। चाचा ने ताकीद की, इस तरह करना, इस तरह करना जिस तरह बुजुर्ग करते हैं, एहतियात से चलाना, क्योंकि उसका अपना ज़ाती रक्षा था। एहतियात से करना, तेज़ ना चलाना, ये ना करना, वो ना करना, चला के दिखाओ। उसने चाचा को चला के भी दिखाया। चाचा फिर भी बहुत सारे लेक्चर दे के उसको चाचा ने रवाना किया और कहा बस कोशिश करना 12 साढ़े 12 बजे तक घर आ जाना। और बाप भी साथ खड़ा था जब चाचा उसको रवाना कर रहा था अपना रक्षा दे के। आज पहला दिन था तो दोनों भाई, उसका चाचा और उसका बाप, इकट्ठे उसको जाते हुए देख रहे थे। रक्षे में बैठा और रवाना हो गया। 2-3 दिन उसको थोड़ा सा समझने में, चलाने में, पहली दफ़ा वो कर रहा था, मुश्किल पेश आई, लेकिन दूसरे तीसरे दिन के बाद बिल्कुल वो स्मूथ हो गया। अब उसको समझ आ गया था क्या करना है क्या नहीं। वो सवारियां उठाता, इधर से उधर पहुंचाता और 12 नहीं तो 12:30 बजे तक घर आ जाता। पहली रात भी ऐसा ही हुआ था। शाम को जब तकरीबन 5:30-6 बजे वो रक्षा लेके रवाना हो रहा था, उसको चाचा रवाना कर रहा था। सर्दियों के ये रात थी, 16 दिसंबर का ये महीना था। नवंबर तकरीबन खत्म होने वाला था, दिसंबर शुरू होने वाला था, क्योंकि डेट है जिसका वाकया है, इसलिए तकरीबन यूं समझिए अभी दिसंबर आने में 1 महीना था। उसने शुरू किया कोई 14-15 नवंबर को। जब वो रात को वापस आया तो उसका चाचा और उसका बाप दोनों आग जला के गली के बाहर ही बैठे थे, गली के अंदर ही, घरों के बाहर बैठे थे, इस अंदाज में कि आज पहला दिन है, आसिफ अकेला रक्षा लेके गया है, जब तक वो वापस नहीं आता हम यहीं पे बैठे रहेंगे। उसके चाचा की उम्र भी तकरीबन 50 साल के करीब थी और बाप भी इतनी ही उम्र का था। रात को जब वो वापस आया 12 बजे के करीब पहली रात, तो चाचा और बाप को वहीं पे नवंबर की उस सर्द रात में आग जलाए हाथ सेकते हुए देखता। वो दोनों देख के उसको खड़े हो गए। कहा हमें यही टेंशन हो रही थी कि पहला दिन है, खैरियत से वापस आ जाए। उसने कहा बाबा चाचा परेशान ना हो, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। उसने रक्षा चाचे के घर में खड़ा किया और अपने घर सोने के लिए चला गया। लेकिन अब ये रूटीन बन चुकी थी, वो रोज़ाना उसका इंतज़ार करते, बाप और चाचा, जब तक वो वापस ना आता वो गली में मौजूद रहते। जैसे ही वो रक्षा खड़ा कर देता तो वो दोनों भी सोने के लिए चले जाते। इसी तरह वो सवारियां उठाता रहा, वक्त गुजारता रहा। और ये वाकया जो उसके साथ हुआ 16 दिसंबर का ये वाकया हुआ। ऑफिस से घर पहुंचा और आते ही रक्षे की चाबी ली चाचा से, क्योंकि फर्स्ट टाइम चाचा ने चलाना होता था तो चाबी उसके पास होती थी। जैसे ही वो घर पहुंचा, फ्रेश हुआ, चाचा के घर गया। और गली दीवार ही तो थी, घर क्या जाना था, परली साइड पे चाचा का घर था, इधर उसका घर था। चाचा से उसने चाबी ली और चाबी लेके रक्षा स्टार्ट किया, रवाना हो गया। रूटीन की वो सवारियां इधर से उधर जिस तरह रोज लेके आता था, आज भी यही वो काम कर रहा था। चाचा ने रक्षे के अंदर टेप रिकॉर्डर लगा रखा था। सवारी मना कर देती तो चाचा बंद कर देता, वरना खाली होता तो चाचा हल्की आवाज में रक्षे में गाने सुनता रहता। आसिफ को भी गाने सुनने का शौक था। जब उसने रक्षा चलाना शुरू किया तो वो अपने सैड सॉन्ग, पुराने इंडियन वो कहते हैं, उसको बहुत शौक था, सैड सॉन्ग लगा देता और सुनता रहता। 16 दिसंबर की रात को भी तकरीबन ये 12 बजे का टाइम था। उसने कहा अब मैं घर की तरफ वापस जाऊं। आज काफी ज्यादा सर्दी थी, ठंड थी, धुंध बहुत थी। रक्षा चलाते हुए
वो घर की तरफ रवाना हुआ ही था कि वहीं पे एक फैमिली जिसमें मर्द, औरत और 2 बच्चे, टोटल ये 4 लोग थे, रोड के किनारे खड़े हुए नजर आए। इसने कहा नहीं, टाइम इतना हो गया है, ठंड भी है, मुझे घर पहुंचना है, मुझे नहीं रुकना। लेकिन मर्द इस अंदाज में आगे आया कि इसको ब्रेक लगाने ही पड़े। तेजी वैसी भी इसकी स्पीड नहीं थी क्योंकि धुंध की वजह से वो स्लो चला रहा था। तो मर्द ने कहा भाई स्टेशन जाना है। मर्द ने जैसे ही जुमला मुकम्मल किया तो आसिफ ने कहा मैं नहीं जा सकता आपके साथ स्टेशन, क्योंकि मेरा टाइम हो गया है, 12 साढ़े 12 बजे मैंने घर पहुंचना होता है। स्टेशन वैसे भी यहां से दूर है और मैं गया तो बहुत लेट हो जाएगी, मैंने सुबह दफ्तर भी जाना होता है, मैं 2 नौकरियां करता हूं, तो मैंने हर सूरत 12 साढ़े 12 बजे घर पहुंचना था, इसलिए मैं माजरत खा हूं, आप कोई और रक्षा देख लें। वो बोले हमने मुल्तान जाना है, वहां फौतगी हो गई है और हम काफ़ी देर से यहां खड़े हैं, कोई भी रक्षा, कोई भी सवारी नहीं मिल रही। तुम काफ़ी देर के बाद तुम ही आए हो यहां पे, इसलिए हम मजबूर हैं तुम्हें कहने के लिए कि हमारी हेल्प करो। जितने पैसे कहोगे, पैसों की परवाह नहीं, हमें तुम्हें पैसे दे देंगे, हमें स्टेशन ले चलो, हमने फौरी निकलना है। उसके दिल में रहम आया कि उनकी एक फौतगी हो गई थी और वो पैसों की ऑफर कर रहे थे। उसने कहा पैसों का मसला नहीं है, लेकिन आपकी इस परेशानी को देख के कि आपने एक फौतगी वाले घर में मुल्तान जाना है, आइए मैं आपको छोड़ देता हूं। उनको बिठाया और सीधा स्टेशन की तरफ चला गया। उनको छोड़ा और छोड़ के घर की तरफ रवाना हुआ। पुराना उसका मनपसंद एक सैड सॉन्ग लगा हुआ था टेप पे, जो चल रहा था हल्की आवाज में, वो लगा के आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ रवाना हो रहा था। तकरीबन वहां से आते हुए उसको तकरीबन घंटा सवा घंटा लग चुका था। आज ठंड थी, सर्दियों की ठंड, अंधेरा भी उसी तरह था जिस तरह रोज होता है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही अंधेरा था। घुप अंधेरा इस वजह से भी था, वो जो फोग कहलाती है, वो जो धुंध कहलाती है, जब धुंध हर तरफ फैल जाती है तो नजर कुछ भी नहीं आता। काला स्याह अंधेरा तो नहीं होता, एक सफेदी सा अंधेरा होता है। फॉग ही फॉग होती है, धुंध ही हर तरफ धुंध होती है। तो इसलिए वो मजबूर था कि रक्षा बहुत तेज ना चलाए, आहिस्ता आहिस्ता चलाए। आहिस्ता आहिस्ता रक्षा चलाते हुए अपने गाने को सुनते हुए मजे से वापस आ रहा था। रोड बिल्कुल सुनसान थी, ना सिर्फ सुनसान थी बल्कि काफी देर के बाद कोई गाड़ी, कोई सवारी, कोई मोटरसाइकिल, कोई रक्षा उसके करीब से गुजरता, वरना रोड मुसलसल खाली पड़ा हुआ था। उस रोड पे कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ धुंध थी, सर्दियों की धुंध, और कुछ भी नहीं था। रात की खामोशी, धुंध हर तरफ फैली हुई, रक्षे के अंदर भी ठंड थी। अपने आप को चादर से ढांपे वो भी ठठर भी रहा था क्योंकि फिर भी सर्दी लग रही थी। रक्षे के दरवाजे नहीं होते जहां पे ड्राइवर बैठा होता है। वो अपने दिमाग को बार बार सर्दी की तरफ दिमाग जाता, ठंड है तो वो झटक देता दिमाग को, भाई सोचना नहीं है, अगर ये सोचूंगा तो और ठंड लगेगी। तो रक्षा एक मुसलसल धीमी रफ्तार से चलता और ट्रां की आवाज के साथ आगे बढ़ रहा था। गाना ऐसा उसको मस्त कर रहा था कि वो सर्दी भी भूल जाता और गाने पे सर हिलाना शुरू कर देता। और इसी तरह चलते चलते वहां का मशहूर छोटी पुलियां पे उसका रक्षा पहुंच गया। छोटी पुलियां जो है वहीं पे एक कब्रिस्तान है बहुत बड़ा। उसकी रफ्तार बहुत धीमी थी, धुंध इस तरह की थी कि नजर कुछ भी नहीं आ रहा था। लेकिन अक्सर रोड पे आपने देखा होगा कुछ टुकड़ा ऐसा होता है जहां पे धुंध कम होती है, कुछ टुकड़ा ऐसा होता है जिसमें धुंध एकदम से शदीद हो जाती है। कब्रिस्तान जैसे ही शुरू हुआ तो उस वक्त धुंध भी शदीद हो गई, नजर आना काफी कम हो गया। तो उसने अपने रक्षे की रफ्तार स्लो कर ली। चलते चलते, काफी बड़ा कब्रिस्तान था, जैसे ही आगे आया तो उस जगह पे धुंध कम थी। उसको नजर आया कि सामने एक लड़की खड़ी है, सफेद कपड़े पहने, सफेद शलवार कमीज पहने, लेकिन कद उसका काफी लंबा था। उसने कहा अब मुझे तो किसी सूरत नहीं रुकना, ये सवारी एक और खड़ी है, मुझे पहले ही 1 सवा 1 बज चुका है, चाचा लोग इंतजार कर रहे होंगे मेरा।
क्योंकि मैं जब तक नहीं जाऊंगा वो भी नहीं सोएंगे, तो भाई मैंने नहीं रुकना। उसकी बेशक स्पीड स्लो थी, फिर भी उसने कहा कुछ भी हो जाए मैंने चलते रहना है। अभी उस लड़की के वो करीब ही पहुंचा था कि वो जो लड़की थी वो इस तरह एकदम से आगे आके खड़ी हो गई कि उसको ब्रेक लगाने पड़ गए। और एकदम उसको गुस्सा भी आया कि यार ये क्या हरकत है। तेज तो वो था नहीं, स्लो था, फिर भी उसने ब्रेक लगा ली। तो लड़की उसके साइड में आई और कहा मुझे भी ले चलो। उसने कहा मैं इस वक्त आपको नहीं बिठा सकता, टाइम मेरा ओवर हो चुका है, मैं 12 बजे रोज घर जाता हूं, आज तो 1:15 1:30 बज रहा है, मेरे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, मैं अब कहीं पे भी नहीं जा सकता, मैं आपसे माजरत खा हूं, मुझे माफ कर दें, किसी और रक्षे का इंतजार करें। उस लड़की ने कहा मैं काफी देर से यहां खड़ी रक्षे का इंतजार कर रही हूं, कोई भी रक्षा मुझे नहीं मिला, मैं मजबूर हूं, पैसे भी मेरे पास नहीं है कि मैं किराया दे सकूं, मेरी मदद करो। किस तरफ तुम जा रहे हो? यही रास्ता जा रहे हो ना? जहां तक तुम्हारा घर नहीं आता वहां तक तो मुझे ले जाओ, आगे मैं किसी और से लिफ्ट मांग लूंगी, मेरी मदद करो, मैंने आगे जाना है, मैं इमरजेंसी में घर से निकली हूं। तो उसने फिर से एक दफा सर से लेके पांव तक उसको एक दफा घूरा कि कौन है ये लड़की। तो वो एक आम शक्लो सूरत की लड़की थी, रंग भी कोई ना गोरा था ना काला था, दरमियाना सा गंदमी सा उसका रंग था, कद उसका एक्स्ट्रा लंबा था। लड़कियां होती अमूमन 5 फुट 4 इंच 3 इंच 5 इंच की हो जाएंगी, लेकिन कोई लड़की 5 फुट 10 इंच 11 इंच की हो, 6 फुट के करीब हो, तो वो जरूर रजिस्टर हो जाती है। तो वो लंबी सी एक लड़की थी, पतली सी थी, कमजोर सी थी, लंबी सी लड़की थी। और कपड़ों को जो सफेद शलवार कमीज उसने पहन रखा था, उन कपड़ों से भी अंदाजा होता था किसी अमीर घर की नहीं है, किसी गरीब घर की लड़की है। उसके जूतों पे निगाह पड़ी तो जूते भी बिल्कुल सादा से जूते थे। इस ठंड में भी उसने पांव में सॉक्स नहीं पहन रखी थी, और उसको इस बात पे हैरत हुई कि कितनी शदीद ठंड है, उसके बावजूद जिस चप्पल को उसने पांव में पहन रखा है इसमें इसको शदीद ठंड लग रही होगी पांव को, लेकिन उसने जुराबें नहीं पहनी हुई थी। और लड़की ने इस अंदाज में उसको देखा जैसे रिक्वेस्ट कर रही हो कि मेरी प्लीज हेल्प करो, मेरे पांव भी देख ली हैं कि मेरे पांव में चप्पलें पहनी हुई हैं, उसमें जुराबें तक मैंने नहीं पहनी हुई, कपड़े भी बिल्कुल मैंने आम गरीबों जैसे पहने हैं, ऊपर कोई जैकेट कोई स्वेटर कोई इस तरह की चीज भी नहीं पहनी हुई थी। उससे अंदाजा था कि वो वाकई सच कह रही है, उसको मदद की जरूरत है, उसके बाद पैसे भी नहीं है। तो उसने कहा चले मैं आपकी इतनी मदद कर देता हूं, मेरा रास्ते में फलां जगह पे ये भवनपुरा भवन शाह कॉलोनी में घर है, यही था ना मेरे ख्याल में, भवन शाह कॉलोनी में मेरा घर है, तो उस वहां तक मैं आपको ले जाता हूं, आगे आप लिफ्ट ले लीजिएगा। उसने कहा बहुत बहुत मेहरबानी होगी, आप मुझे वहां तक ही छोड़ दें, बाकी मैं आगे चली जाऊंगी। इस दफा उसने कहा चलो ठीक है आप बैठ जाएं। जब उसने ये लफ्ज कहा चलो ठीक है बैठ जाएं, तो एक दफा फिर से उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसको अंदाजा हुआ कि पहले उसने इग्नोर किया था, गौर नहीं किया था, उसका चेहरा इतना भी बुरा नहीं था, शक्लो सूरत से तो काफी अच्छी लड़की थी, बहुत खूबसूरत तो नहीं थी लेकिन कम खूबसूरत भी नहीं थी, उसका चेहरा काफी खूबसूरत था। इस दफा जब उसने गौर किया तो हैरान हुआ कि मैंने पहले इसके चेहरे की तरफ क्यों नहीं देखा, काफी खूबसूरत लड़की है। उसको कहा बैठ जाओ, लड़की पीछे आकर बैठ गई। रक्षा जो स्टार्ट ही खड़ा था उसने गियर लगाया और चलाना शुरू कर दिया। अभी रक्षा ने कुछ कदम ही चले थे, थोड़ा सा ही दूर गया था कि उसने वो जो शीशे लगाए होते हैं, रक्षा ड्राइवर ने, बहुत सारे लोगों को अमेरिका में शायद ना पता हो इसलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जो रक्षा ड्राइवर होते हैं ना बड़े शैतान से होते हैं कुछ, उन्हें लेफ्ट और राइट शीशे लगा रखे होते हैं, उन शीशों में सवारी को देखते रहते हैं, घूरते रहते हैं। आसिफ एक शादीशुदा मर्द था, लेकिन उस लड़की के चेहरे को देख के उसको अट्रैक्शन पैदा हुई थी। लड़की खूबसूरत थी, उसके चेहरे में कुछ तो ऐसी चमक थी, उसके चेहरे में कुछ तो ऐसा था जो खींचता था अपनी तरफ। तो उसने तरीके तरीके से दोनों शीशे इस तरह सेट कर लिए कि वो पीछे लड़की को देख सके। अब रात की खामोशी, खामोशी में एक शोर, रक्षे का शोर। उस रक्षे के शोर में धीमी आवाज में चलता हुआ पुराना एक सैड सा सॉन्ग, पीछे एक अच्छी शक्ल की लड़की बैठी हुई है और आसिफ शीशे एडजस्ट करके तरीके से कभी इस शीशे में कभी उस शीशे में, कभी लेफ्ट वाले शीशे में कभी राइट वाले शीशे में उसको छुप छुप के देख रहा है। इस अंदाज में भी नहीं देख रहा
कि लड़की को बुरा लग जाए। कुछ ड्राइवर का देखने का अंदाज इस तरह होता है कि वो इस तरह देख रहे होते हैं कि सवारी को पता लग भी जाए तो उनको कोई परवाह नहीं होती, फिर भी देखते रहते हैं। कुछ बड़े तेज किस्म के होते हैं, वो इस अंदाज में निगाह मारते हैं कि अगर सवारी भी देख ले तो जल्दी से आंखें इधर उधर कर लेते हैं। और जब देखते हैं सवारी साइड पे देख रही है, इधर उधर देख रही है, तो उस वक्त उसको घूरना शुरू कर देते हैं। आसिफ कहता है मैं भी ऐसे ही कर रहा था, जब वो सामने की तरफ देखती तो मैं जल्दी से निगाहें नीचे कर लेता, और जैसे ही वो इधर उधर देखती तो मैं उसको चोरी चोरी देखना शुरू कर देता। अब मैं जब उसके शीशे में उसको देख रहा था तो मुझे अंदाजा हो रहा था कि लड़की तो बहुत प्यारी है, अब मुझे पहले से भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। जब उसने रास्ता रोका था और मेरे सामने आके खड़ी थी, उस वक्त मुझे बहुत जहर लगी थी कि ये क्यों मेरे रास्ते में आई है, रात का टाइम है, मैंने घर पहुंचना है। उसकी मजबूरी पे भी मैं चाह रहा था कि मैं घर पहुंचूं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा उसने कहा कि उसके पास पैसे भी नहीं और मेरी जूतों पे निगाह पड़ी कि जुराबी भी नहीं पहनी, तो मुझे तरस आ गया। लेकिन जब एंड पे चेहरा देखा तो अंदाज़ा हुआ मैंने जैसे उसको सोचा था और जिस निगाह से देखा था, अब इस निगाह से देखा तो पता लगा ये तो बहुत खूबसूरत है। बस अब मैं उसको देखे जा रहा था। रक्षा धीमी रफ्तार से चल रहा था, वो लड़की पीछे बैठी हुई थी। एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि मैंने जैसे ही शीशे में देखा तो वो पीछे मुझे ही देख रही थी। वो शायद जान गई थी ये जो आगे ड्राइवर बैठा है ये बार बार मुझे शीशे में देख रहा है। उसने जैसे ही शीशे मेरी तरफ देखा और मैंने शीशे में देखा कि वो मुझे ही देख रही है, तो मैंने निगाह जल्दी से नीचे कर ली और रक्षा चलाता रहा। फिर थोड़ी देर के बाद फिर मैंने रक्षे में देखा तो अभी भी मेरी तरफ देख रही थी। फिर मैंने आंखें दूसरी दफा भी जल्दी से नीचे कर ली। गर्दन तो मैं नहीं घुमाता था, आंखों को तरीके से घुमा के देख लेता था कि वो मेरी तरफ देख रही है या नहीं, क्योंकि 2 दफा मुझे अंदाजा हो गया कि अब वो मुतवज्जो हो चुकी है, मेरी तरफ देख रही है। तो काफी देर फिर मैंने उसको नहीं देखा और रक्षा चलाता रहा। अब मुझे अंदाजा हुआ अब वो मेरी तरफ नहीं देख रही होगी, अब मैं पीछे देखूं। और जैसे ही मैंने शीशे में देखा वो मुस्कुरा रही थी, मुझे ही देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। तो मुझे एकदम लगा कि मैंने सही देखा या गलत देखा। मैं जल्दी से वापस हो गया। अभी रक्षा चला रहा हूं, स्पीड बिल्कुल स्लो है क्योंकि धुंध है, तेज मैं रक्षा नहीं चला सकता। अब मैं कह रहा हूं ये मुस्कुरा क्यों रही है, तन से मुस्कुरा रही है कि तीसरी दफा भी तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, तुम मुझे देख रहे हो, ये क्या कर रही है। तो कहता है मैंने फिर जब देखा तो इस दफा जब मेरी निगाह पड़ी तो अंदाजा हुआ वो मुस्कुराहट चोरी पकड़ने वाली मुस्कुराहट नहीं है, बल्कि ये वो मुस्कुराहट थी जो कोई भी एक नौजवान लड़की एक नौजवान लड़के को देख के मुस्कुरा के देखती है। तो कहता है मैंने भी उसी वक्त उसको देखा और मुस्कुरा दिया। मैं जैसे ही मुस्कुराया वो और ज्यादा मुस्कुरा पड़ी। अब मैं रक्षा चला रहा हूं, मैंने देखा उसने अपने बालों में इस तरह हाथ फेरा जैसे वो अपने बाल सेट कर रही हो। रक्षा चलाते हुए मैं ऐसा था नहीं, पता नहीं क्या उसकी मोहब्बत में ऐसा खोया, उसके चेहरे में ऐसा खोया कि मैंने भी अपने बालों को यूं सीधा किया तो वो हंस पड़ी, खिलखिला पड़ी, जैसे मैंने उसकी नकल उतारी हो या उसको कॉपी किया हो। अब रक्षा चल रहा था, उसके अंदर गाना भी चल रहा है, धीमी रफ्तार से रास्ता जा रहा है और रक्षे के अंदर आगे बैठा लड़का और पीछे बैठी लड़की एक दूसरे को इशारों में इशारों की जबान में एक दूसरे से हम कलाम हैं। वो मुस्कुराती है तो सामने वाला शीशे में देख के जवाब देता है, लो मैं भी मुस्कुरा दिया। वो शर्माती है तो शीशे में देख के ड्राइवर भी कहता है, लो मैं भी शर्मा दिया। बालों में हाथ घुमाती है तो ड्राइवर कहता है, ये लो तुम्हारे बालों का जवाब, मैंने भी बालों में हाथ लगा दिया। ये एक ऐसी जबान होती है जहां पे इंसान आमने सामने हों और दोनों की जुबानें मुख्तलिफ हों, एक पश्तो बोलता हो और एक उर्दू बोलता हो, एक इंग्लिश बोलता हो और एक उर्दू भी ना आती हो, तो सबसे बड़ी जुबान होती है इशारों की जुबान। कोई भी मर्द या औरत जब किसी को एक खास अंदाज में मुस्कुरा के देखें तो दूसरे को फौरन पता लग जाता है कि ये कौन सा मुस्कुराना था, हंसना था या मुस्कुराना था या एक अदा थी। और ये जो मुस्कुराने की अदा है उसी को ही समझ आती है जिसके लिए इस अदा में मुस्कुराया गया हो। और अब अदाएं ही चल रही थी, मुस्कुराना चल रहा था और दोनों
एक दूसरे को देखे जा रहे थे और इस ज़ुबान में एक दूसरे से बात किए जा रहे थे, इशारों की ज़ुबान में। रक्षा चलता जा रहा है, गाना बजता जा रहा है, रक्षे का शोर दोनों को नहीं सुनाई दे रहा। दोनों एक और मस्त दुनिया में हैं, एक दूसरे को बगैर बोले देखिए हंसे मुस्कुराए जा रहे हैं। वो कहता है इसी तरह फिर मैंने उसको जैसे ही मुस्कुरा के दोबारा से देखा तो उसी वक्त शायद सामने एक गड्ढा सा आ गया, जो मैं अब इतना उसकी तरफ मुतवज्जो हो चुका था कि अब रोड पे मेरा ध्यान कम था और हम इतना इस इशारों की ज़ुबान में एक दूसरे से बात कर चुके थे कि अब मैं रोड पे कम ध्यान दे रहा था, ज़्यादा मुड़ मुड़ के। पहले तो मैं सिर्फ आंखें घुमाता था, अब मैं गर्दन घुमा घुमा के उसको देख रहा था, गर्दन घुमा घुमा के उसको देख रहा था। वो भी इंजॉय कर रही थी, खुश हो रही थी मेरे इस देखने पे। कि सामने जब गड्ढा आया तो मैं गड्ढे को नहीं देख सका और एकदम से अगला जो पहिया था वो गड्ढे में धड़स करके लगा तो रक्षा उलटते उलटते बच गया। स्पीड होती तो उलट भी चुका होता, बहुत बुरी तरीके एक्सीडेंट होता, लेकिन वो इस तरह झटका लगा कि मैंने फौरी तौर पे पकड़ लिया, रक्षे को संभालने की कोशिश की। उसके बावजूद मेरा सर भी लगा, यकीनन उसका सर भी रक्षे को लेफ्ट राइट लगा होगा। इतनी जोर से रक्षे को झटका लगा था कि रक्षा गिरते गिरते बचा था, सिर्फ 2 टायरों पे आ गया था, लेकिन चोट बीच में मुझे भी लग गई थी। उसको भी मैंने आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन अंदाज़ा हो गया था कि कहीं सर उसका कहीं लग गया होगा। खैर मैंने फिर भी रक्षे को संभाल लिया और मेरा सर शीशे पे ही लगा था। और जैसे ही मैं बचा गया मेरे अवसान बेहतर हुए, क्योंकि इतना बुरा हादसा होते होते बचा था कि मैं भी अजीब सा हो गया था। थोड़ी स्पीड ज़्यादा होती तो बहुत बुरे तरीके से गिरने थे रक्षे ने। फिर भी जब मैं उसको संभाल गया और मैंने शीशे की तरफ देखा तो शीशा बदल उसका टेढ़ा हो गया था। जैसे ही मैंने देखा शीशा टेढ़ा हो गया है, मैंने फौरी तौर पे हाथ आगे किया और शीशे को एडजस्ट किया, उसी तरह जिस तरह वो लड़की शीशे में बैठी थी और मैंने इसको एडजस्ट किया था। मैंने इसको फौरी तौर पे एडजस्ट किया कि इसको कोई चोटें तो नहीं लगी। और जैसे ही एडजस्ट हुआ और मेरी निगाह उसमें पड़ी तो सामने एक बहुत ही खौफनाक मंजर था। वो जो सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने पीछे बैठी थी, जिसके बालों में हाथ मार रही थी, जिसकी प्यारी सी आंखें, होंठ, नाक, दांत सब प्यारा था, एकदम से बदल हो चुकी थी। अभी सिर्फ शीशा सेट ही किया उसकी तरफ और निगाह पड़ी तो उसके वही खूबसूरत जो बाल थे इस तरह बिखर चुके थे जैसे गर्द आलूद हों, मट्टी से भरे हुए। आंखें ऐसी लाल सुर्ख हो गई थी जैसे उनमें से खून निकल रहा हो, और दांत इतने बड़े बड़े हो गए थे कि बकायदा बाहर निकल आए थे, और चेहरा झुर्रियों से भर गया था। इतनी भयानक खौफनाक हो गई थी कि उसके मुंह से बकायदा खून निकल रहा था, जैसे अभी अभी किसी का वो खून पी के आई हो या कच्चा गोश्त खा के आई हो। ऐसी भयानक चेहरे वाली वो एक बड़ी उम्र की औरत बन चुकी थी, जो लड़की के रूप में मेरे सामने आई थी, कि मैंने इससे भयानक चेहरा कभी नहीं देखा। ऐसी खौफनाक आंखें, ऐसा लंबा सा खौफनाक नाक, दांत बहुत ही बुरे बाहर निकले हुए और खून से भरे हुए। बस मैंने उसका सिर्फ चेहरा ही देखा, और जो उसके बाल थे वो इस तरह बिखर गए थे, जो सलीके से बनाए गए थे, ऐसे बिखर गए थे जैसे मट्टी से भरे हुए बुरे से उसके बाल हों। और ये झटके में ही ये सब कुछ हो गया था, और मुझे इस निगाह से देख रही थी जैसे वो मुझे अभी खा जाएगी। मैंने उसके हाथ पांव कुछ और नहीं देखा, उसका चेहरा देखा। बस मुझे इतना याद है कि मैंने गौर से देखा था वो चेहरा, शीशे में देखा और गौर से देख ली थी उसकी आंखें भी, उसका नाक भी, उसके होंठ भी, उसके गंदे बाल भी, उसके बड़े दांत भी, उसकी रेड लाल स्याह खून से भरी आंखें भी, कि वो इंसान नहीं थी, कोई डायन थी, बूढ़ी चुड़ैल थी, बूढ़ी डायन थी। आसिफ कहता है मैंने जैसे ही उसको देखा तो मेरे मुंह से एक लफ्ज निकला, अल्लाह अकबर। और बस ऐसा खौफ मेरे ऊपर सवार हुआ उसको देख के कि जैसे ही मैंने कहा साइड पे देखते हुए अल्लाह अकबर,
तो बस मेरे मुंह से अल्लाह अकबर 2 से 3 दफ़ा निकला और उसी चलते रक्शे से मैंने जंप लगा दिया। बहुत तेज तो था नहीं, धुंध थी, आहिस्ता चल रहा था, फिर भी वो कहता है मैंने जंप लगा दिया और चलते रक्शे से ना सिर्फ मैंने जंप लगाया बल्कि बस एक जुमला जो मेरे मुंह से अदा हो रहा था वो था अल्लाह अकबर। और इतनी तेज मैं भाग रहा था अपने घर की तरफ, इतनी तेज भाग रहा था, तकरीबन उस जगह से आप घर तक जाएं तो 15 मिनट आपको चलते हुए शायद लग जाएं। लेकिन कहता है मैं जितनी तेज उस दिन जिंदगी में भागा उससे पहले मैं कभी नहीं भागा था। मैं भागता भागता 5 मिनट के अंदर ही घर पहुंच गया। पीछे मेरे बाप और चाचा ने जब देखा 12:30 से 1, 1:15 हो गया तो वो परेशान हो गए। मेरे दोस्तों को भी उन्होंने बुला लिया था पूछने के लिए कि यार कोई आसिफ का पता क्या हुआ है। मोबाइल का दौर तो था नहीं, तो 1-2 दोस्त भी वहाँ पे बैठ गए, जी हमें तो नहीं पता, तो अभी तक घर नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं यार वो आ जाता है, अभी तक नहीं आया। तो परेशानी में वो भी चाचा और मेरे बाप के साथ बैठे हाथ सेक रहे थे, लेकिन मुझे किसी का होश नहीं। मैं भागते 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 अपनी गली में दाखिल हुआ। इतनी तेज भाग रहा था, मुझे कुछ नहीं पता मैं कैसे इस सफ़र को तय करके आया था कि भागते भागते मैंने घर का दरवाज़ा खोला और भागते हुए अपने कमरे में दाखिल हुआ। रज़ाई ली और रज़ाई मुंह पे लेके लेट गया। एक जुमला जो मुसलसल भागते हुए मेरे मुंह से निकल रहा था वो था अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ऊंचा ऊंचा मैं अल्लाह अकबर कहता हुआ भाग रहा था और घर बिस्तर के अंदर भी जब मैं घुस गया मुंह पे रज़ाई ले ली तो ये जुमला मेरे मुंह से अदा हो रहा था अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब मैं गली में दाखिल हुआ तो वो कहता है मुझे कुछ होश नहीं। उसके बाद में उसको चाचा और बाप ने बताया तो उन दोनों ने कहा आसिफ क्या हुआ, आसिफ क्या हुआ। आसिफ को दूर से ऐसे भागता हुआ देख के वो एकदम से परेशान हो गए, ये कौन भागता हुआ आ रहा है। और जब करीब आया तो उन्होंने कहा ये तो आसिफ है। और जैसे ही खड़े हुए तो आसिफ उनको क्रॉस करता हुआ अल्लाह अकबर के सदा बुलंद करता तेजी से घर में दाखिल हो गया। तो वो दोनों भी पीछे भागे कि क्या हुआ क्या हुआ, रक्षा कहाँ है। चाचा एकदम परेशान हो गया क्योंकि उसने देख लिया था कि वो रक्षे के बगैर आया था और वो गरीब बंदा था, वो भी परेशान हो गया रक्षा कहाँ है। बाप भी चाचा भी दोनों भागते हुए अंदर दाखिल हुए और देखा रज़ाई में मुंह डाले वो अंदर अल्लाह अकबर कहे जा रहा है। तो चाचा ने करीब पहुंचते ही कहा क्या हुआ सिर्फ रक्षा कहाँ है, सब खैरियत है ना, रक्षा कहाँ है मेरा। तो उसके बाप ने चाचा को कहा 1 मिनट पहले आसिफ को तो देखने दो, उसकी बुरी हालत है, रक्षा भी कहीं नहीं जाता, रक्षा भी मिल जाएगा, रुक जाओ। उसी वक्त उन्होंने जब रज़ाई मुंह से हटाई और बेटे की हालत देखी तो वो 5 वक्त का नमाजी शख्स फौरन समझ गया कि बेटा किसी बुरी हादसे का शिकार हुआ है, बेटे के ऊपर खौफ सवार है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। फौरन घर वालों को कहा भाग के जाओ पानी लेके आओ। वो पानी लेके आए, उसने उसी टाइम पानी पे दम किया और दम करने के बाद कहा फौरी इसको पिलाओ, और उसी वक्त उसको पानी पिलाया गया। जैसे उसको पानी पिलाया गया थोड़ी देर के बाद आहिस्ता 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 वो नॉर्मल होना शुरू हो गया। तकरीबन 7-8 मिनट के बाद जब वो नॉर्मल हुआ तो उसके पूछा क्या हुआ है आसिफ। तो आसिफ ने कहा, दोस्त भी अंदर आ चुके थे, उसके चाचा और बाप के साथ खड़े थे, वो भी परेशान हो गए थे इस मंजर को। उसने बताया कि मैंने इस तरह सवारी उठाई और उसको जब मैंने शीशे में देखा तो उसके मुंह से खून टपक रहा था। वो हादसे की वजह से नहीं था, उसके दांत इतने बड़े बड़े थे कि वो डाइन थी। उसकी आंखें जिस तरह की थी वो इंसान की आंखें नहीं थी। उसके बाल जिस तरह मट्टी से भरे हुए थे, खौफनाक थे वो कोई डाइन थी। मैंने उसको देखा, उसके बाद मैं अल्लाह अकबर कहता हुआ वहां से भाग गया हूं। चाचा ने पूछा, बाप ने पूछा किस जगह ये वाकया हुआ है, तो उसने कहा फलां जगह पे। तो उन्होंने उसकी माँ को कहा तुम इसको संभालो, इसके पास बैठो, ये लो पानी इसको मजीद पिलाती रहो, हम लोग देख के आते हैं। वो दोस्त भी जो बाहर इंतज़ार कर रहे थे अब अंदर आके इस हालत को देख के परेशान हो गए थे। उसके बाप चाचा के साथ चल पड़े कि चलें हम चलते हैं वहाँ पे, चल के देखते हैं क्या हुआ है। वो लोग पैदल चलते चलते उस जगह पे पहुंच गए जिस जगह पे ये वाकया हुआ था। और जब वो वहाँ पे पहुंचे तो वो देखते हैं कि रक्षा दीवार के साथ खड़ा हुआ है, उसकी सामने वाली स्क्रीन पूरी टूटी हुई है। और जब वो रक्षे के पास पहुंचे, पीछे वाली साइड पे देखा तो वो सही कह रहा था, रक्षे की सीट पे और रक्षे के फर्श पे खून के कतरे गिरे हुए थे।
उन्होंने वहाँ से रक्षा लिया और रक्षा लेके घर आ गए। चाचा ने रक्षा अपने घर खड़ा किया और आसिफ के बाप ने मुसलसल पानी दम करता रहा और उसको पिलाता रहा। 3 दिन मुसलसल आसिफ को बुखार रहा। 3 दिन के बाद जब वो ठीक हुआ तब उसने तसल्ली से जब बताया तो वो कह रहा है कि मैंने किस तरह उसको देखा, किस तरह उसके पाँव देख के उसको तरस खाया कि कोई गरीब घर की लड़की है। लेकिन जिस तरह मैंने उसको देखा था तो उसके बाप ने पूछा हो सकता है वो कोई लड़की हो, एक्सीडेंट की वजह से उसको चोटें आई हों और उसके मुंह से खून निकल रहा हो। उसने कहा बाबा उसके बाल जिस तरह बिखर गए, एक्सीडेंट में इस तरह बाल नहीं बिखरते, वो बूढ़ी हो गई थी। अगर उसका मुंह से सिर्फ खून निकलता तो वो बूढ़ी कैसे हो गई थी? ऐसी थी 60 70 80 साल की कोई बूढ़ी औरत, उसका रंग बदल गया था। आंखें उसकी आंखें नहीं थीं, झुर्रियां थीं उसके चेहरे पे। हादसे से झुर्रियां नहीं आती, मैंने क्लियर झुर्रियां देखी थी। उसकी लाल सुर्ख आंखें देखी थी और दांत कैसे उसके निकल के बाहर आ गए थे जैसे किसी खौफनाक, मैंने इससे पहले जिंदगी में ऐसे खौफनाक दांत नहीं देखे। वो बिल्कुल एक चुड़ैल थी। मैंने उसको क्लियर देख लिया था और मैंने उसको एक निगाह नहीं देखा, काफ़ी देर उसको ऐसे गौर से देखता रहा था। मैं तकरीबन उसको 10-15 सेकंड गौर से देखा है बाबा। वो कोई चुड़ैल थी। और उसके बाद मैं वहाँ से भाग आया। तो दोस्तों ने उससे पूछा यार तुम तो डरते नहीं थे, कब्रिस्तानों में फिरते थे, रातों को हमने तुम्हें देखा, तुम वहाँ पर जाके बैठ जाते थे, बहादुर शख्स थे, तुम्हें क्या हुआ? उसने कहा मेरा कभी पाला नहीं पड़ा था, मैंने चुड़ैल नाम नहीं सुना था तो मैं मानता नहीं था कि जिन क्या होते हैं, भूत क्या होते हैं, चुड़ैल क्या होते हैं, मैं इन चीज़ों को मानता ही नहीं था। मेरा कभी पाला जो नहीं पड़ा था। आज जब पाला पड़ा है तो आज एहसास हुआ है कि ये कितनी खौफनाक मखलूक होती है, कितनी खौफनाक मखलूक होती है। तब मुझे अंदाज़ा हुआ है कि डर क्या होता है। पहले तो मैं कभी डरा ही नहीं था, कभी जब देखा ही कुछ नहीं था, सिर्फ खाली कब्रें होती थीं, अंधेरा होता था और कुछ भी नहीं होता था, तो मैं डरता भी नहीं था। आज पता लगा है जिन भूत और चुड़ैल क्या होती है। ये तो चुड़ैल देखिए, जिन भूत कैसे होंगे। जब कामरान यहां तक कहानी सुना चुके तो कामरान ने वहां पे एक जुमला कहा, सर जब आपके कैमरामैन चीखे मारते थे ना और लोग कहते थे ये चीखे क्यों मारते हैं, तो उस दिन, ये कामरान के अल्फाज है, मैं इसको खोल के आपको सुनाऊं, टाइम कोड पता नहीं क्या है, कि जब आपके शायद वाली बात है मैं वहाँ तक खोल सकूँ। वो कहते हैं जब आपके, बहुत कीमती बात की उन्होंने कि जब आपके कैमरामैन चीखे मारते थे तो उस वक्त मैं कहता था, बाकी कोई कहे ना कहे, जिसके ऊपर गुजरती है उसको पता होता है कि उसने क्या देखा है। ब्लूटूथ के साथ लगा है, एक सेकेंड, फिर भी मैं एक अहम बात आपको बताता हूँ। नहीं उतरा 3 दिन बाद जब वो थोड़ा सेट हुआ तो फिर बाहर आया तो हम लोगों को अदनान का जो ताल्लुक था, पर ये अभी नहीं ढूंढ सकूंगा। जब किसी को नजर आए जेन्युइन प्रोग्राम कर रहा है और उसको नजर आए कोई चीज़ तो वो उस वक्त चीखें मारता है, कैमरामैन हो। तो ये तो खैर इंटरटेनमेंट है। हर प्रोग्राम में चुक चुक के जुनात मार रहे हैं और आप अगले प्रोग्राम में फिर खड़े हो जाएं, चुनाव देख दो चुक के मारे, अगले दफ़ा जरूरत नहीं होती। बड़ा खौफनाक होता है जिन। लेकिन उनके अल्फाज हैं कि जब आपके कैमरामैन चीखें मारे होते तो मुझे अंदाज़ा होता था इन्होंने कुछ देख लिया है। एक है जो सारे चीखें मारते हैं, वो नहीं, क्योंकि लोकेशन देख के भी अंदाज़ा हो सकता है इस लोकेशन पे क्या है और उस लोकेशन पे क्या होगा जहाँ पे आप लोग जाते हैं। मैं तो अपनी इन्वेस्टिगेशन में कोशिश करता रहा हूँ, जिन्नात का मेरा ये नहीं कह रहा मैंने रिकॉर्ड किया है, नहीं किया, ये मेरी कोशिश रही है, ये मैं दावा कर रहा हूँ। जितने भी घोस्ट हंटर हैं मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, कामयाब हुआ हूँ या नहीं हुआ ये भी नहीं कह रहा, कोशिश ज़रूर की है कि ऐसी लोकेशन ढूंढूँ जो सबसे खौफनाक हो। खुदा जानता है, आपको कह रहा हूँ, मैं कोशिश करता था, कहता था ये जुमला कि यार ऐसी लोकेशन ढूंढ के दो कि हम जिंदा ही वापस ना आए। तो अरसलान आशिर कहता या मनान कहता कि क्यों मरवाना है भेजा मैं, तो मैं कहता यार मैं लेके आऊँगा तुम्हें वापस, डरते क्यों हो? तो फिर चुप कर जाते। यकीन मानिए मैंने हमेशा ये कहा ऐसी खौफनाक लोकेशन ढूंढ के दो कि हम जिंदा वापस ना आए, क्योंकि मुझे पता था मैं जिंदा वापस आ जाऊँगा। ये क्यों कहता था कि ऐसी कोई मुझे ढूंढ के दे जहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा साइन रिकॉर्ड करूँ। और जब मैं ऐसी लोकेशनों पे जाता था तो फिर अरसलान और मनान की चीखें तो निकलनी थी, वो बच्चे हैं, जब इस तरह के नज़ारे उनको नज़र आते थे ये कैसे हो सकता है उनकी चीखें ना निकलें। एक चीखें और होती हैं, ये चीखें और थी। तो ये कहानी थी जो उन्होंने भेजी, जो मैंने आपको सुनाई। तो आप लोग भी अपनी कहानी सेंड कीजिए, आपकी कहानी को भी OCS का हिस्सा बनाऊंगा। वॉइस मैसेज में कहानी रिकॉर्ड करें या फिर लिख के भेजें, दोनों सूरतों में आपने जब मुझे व्हाट्सएप पे कहानी भेजनी है, लिखी हुई या वॉइस मैसेज की, तो आखिरी लफ्ज़ होना चाहिए STORY इंग्लिश में, या स्टोरी उर्दू में आखिरी लफ्ज़ लाजमी लिखना है, वरना मैं कहानी को प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सकूंगा। आज भी मैंने खोला है, बहुत ज़्यादा मैसेज थे जहाँ पे स्टोरी लिखा हुआ मुझे नज़र आया,
उस मैसेज को मैंने सबसे पहले खोला और उसको सेव कर लिया, नंबर देके कि इस कहानी का ये नंबर है। कुछ लोगों ने फ्रॉड भी किया, स्टोरी लिख दी, अंदर कुछ और था, उनको मैं जवाब ही नहीं देता, क्योंकि झूठे बंदे को मैं पसंद ही नहीं करता। झूठ नहीं बोलना, वरना आपका कोई काम भी होगा, इमरजेंसी भी होगी, स्टोरी लिख देंगे, मैं जवाब नहीं दूंगा। जिसकी स्टोरी है वो स्टोरी लिखे। और इसको भेजना है, मेरा व्हाट्सअप का नंबर है +9200923136655500। मैं उर्दू में भी बता देता हूँ, 009313655500। आज की OCS से मजहर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।